दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की कोई हैसियत होती नहीं है। सारी ताकत उस सत्ता के पास सिमटी हुई होती है जिसे जनता ने चुना होता है। विपक्ष चाहे संख्या में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वाकई उसकी कोई हैसियत होती नहीं है। लेकिन सत्ता जब आपस में ही लड़ने भिड़ने मरने को तैयार हो जाए, वह भी वह राजनीतिक दल की सत्ता जिसकी इस देश के 3 राज्यों में सरकारें हों, 2 राज्यों की सरकारें उसी के भरोसे या उसी के समर्थन से चल रही हो, और इस राजनीतिक दल का इतिहास आजादी के बाद से कुछ इस तरीके से रहा हो कि इस देश के भीतर में जितने भी बड़े बड़े मुद्दे उभर कर सामने आए, उसके कटघरे में और कोई नहीं, यही राजनीतिक दल ग्राउंड जीरो पर दिखाई देता नजर आया हो। लेकिन बावजूद इसके उस दौर में भी कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जो आज की तारीख में इस पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति है। हम जिक्र आज कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो इस देश की आजादी की लड़ाई के साथ इस देश की विचारधारा बन गई। कांग्रेस पार्टी चाहे अनचाहे इस देश के लोग चाहे इस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ले या ना ले, लेकिन वैचारिक तौर पर उसके साथ या तो खड़े रहे या विरोध करने की स्थिति में आ गए। साथ खड़े रहने का मतलब यह कि एक हिस्सा इस देश का हमेशा से कांग्रेसी ही रहा। मौजूदा वक्त में भी जब भारत युवा हो चला है, तो उसके भीतर भी जब उसकी पंखुड़ियों को टटोलना शुरू कीजिएगा, तो हो सकता है आपको कांग्रेसी विचारधारा इस देश की जीवन धारा के तौर पर दिखाई भी दे जाए। लेकिन फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें सत्ता के भीतर भी सत्ता पाने की चाहत है और सत्ता के भीतर भी सत्ता न देने की स्थिति पैदा हो चली है। राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, 1 बरस होने को आया, सचिन पायलट कहां पर हैं कोई नहीं जानता है। उनके समर्थकों की स्थिति ऐसी है कि हम तो चुनाव जीत कर आए, चुनाव जिता कर लाए, लेकिन फिर भी हमारी राज्य की सत्ता में कोई अहमियत नहीं है। और दूसरी तरफ सत्ता संभाले हुए अशोक गहलोत ये कहने से बोलने से कतई गुरेज नहीं करते हैं कि जो सत्ता में हक मान रहे हैं, दरअसल उनकी कोई जमीन ही नहीं है और उनकी जमीन कांग्रेसी नहीं है। इस बात को बीते हुए अभी 1 बरस नहीं हुआ, लेकिन अगला सवाल यही है कि इस पार्टी को संभाले हुए लोग क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी की सोच ऐसी क्यों हो गई? और जब 3 राज्यों में सरकारें हैं और एक राज्य की सरकार सिर्फ इसीलिए चली गई क्योंकि वहां पर भी सत्ता के भीतर भी सत्ता पाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। कोई दुखी था, किसी का काम नहीं हो पा रहा था, और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसमें कुछ लोग लोभ में फंसे, कुछ सत्ता की मलाई के साथ जुट गए और कुछ तमाम परिस्थितियों के साथ उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो गए जिसका कद दिल्ली की सत्ता के ऊपर में सबसे बड़ा है। पहेलियां नहीं बुझाते हैं। आज एक एक करके उन स्थितियों का आकलन किया जाए और समझा जाए कि आखिर कांग्रेस जब चुनाव किसी राज्य में जीतती है और जब उसकी पार्टी के नेता ही जिन मुद्दों को उठाकर सीधे निशाना इस देश के प्रधानमंत्री, उनके कॉरपोरेट मित्रों और इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को लेकर करते हैं, तो फिर उसी राज्य को संभाले हुए उन्हीं के पार्टी के नेता अपने ही राज्य में कोई ऐसी लकीर आज तक क्यों नहीं खींच पाए जिससे इस बात पर गर्व किया जा सकता था कि दरअसल इन्होंने देखिए कुछ नया किया है। क्या वाकई पंजाब में कुछ नया हुआ? क्या वाकई राजस्थान में कुछ नया हुआ? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में कुछ नया हुआ? और जिन सरकारों को समर्थन दे रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या वहां कुछ हुआ? झारखंड में कुछ हुआ? आज इन सवालों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति में जब तक कांग्रेस इस देश के भीतर में अपने आप को अकेले तौर पर अपनी पहचान को लेकर नहीं चलेगी और इस विरोध के साथ रहेगी कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है, इसके लिए वह कितना भी किसी को भी किसी भी तरीके से समर्थन देने को तैयार है, तो स्थितियां उसकी नाजुक होती चली जाएगी। 3 मंत्र कांग्रेस के लिए शुरुआत में। पहला मंत्र, कांग्रेस को एकला चलो की नीति अपनानी होगी। दूसरा मंत्र, कांग्रेस को अपनी फाइनेंशियल स्थिति इसी देश के भीतर से नए तरीके से पैदा करनी होगी। और तीसरा मंत्र, कांग्रेस को समझने बूझने के लिए कोई मंच नहीं है, तो वह प्रचार का मंच कहिए या मीडिया का मंच कहिए, कांग्रेस को अपने तौर पर खड़ा करना होगा।
इन्हीं तीन परिस्थितियों के साथ सबसे पहले हमें लगता है जिक्र राजस्थान का होना चाहिए। कौन भूल सकता है कि सचिन पायलट चुनाव प्रचार जब कर रहे थे उस वक्त वह कितनी मेहनत मशक्कत कर रहे थे। कौन भूल सकता है कि किस तरीके से राजस्थान के भीतर गांव गांव घूमते हुए उन्होंने कांग्रेस के लिए एक नए तरीके का वोट बैंक युवाओं के जरिए बनाया था। और कौन भूल सकता है वसुंधरा की सत्ता को हराने के लिए वही सचिन पायलट की टीम थी जो आज की तारीख में कहां है कोई नहीं जानता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यहीं से शुरू होता है। आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें राजस्थान की सियासत के भीतर बार बार एक गूंज आती है कि वसुंधरा दरअसल एक ऐसी प्यादे के तौर पर है जहां पर वह कांग्रेस यानी गहलोत सरकार के हक में भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली की सरकार यानी मोदी सरकार ने उसको दरकिनार कर दिया है। यानी सचिन पायलट से बेहतर वसुंधरा राजे सिंधिया गहलोत के लिए है। यह सियासत का एक नया मंत्र है। और उस सियासी चालढाल के भीतर जब चौसर बिछाना शुरू कीजिएगा तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मोटी लकीर है वह मोटी लकीर हो सकता है उम्र की हो, समझ की हो, सियासी तौर पर अपने लोगों को आगे बढ़ाने की हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो एक है। और इसका एक दूसरा नया चेहरा पंजाब में नजर आता है। पंजाब के भीतर सिद्धू उभरते हैं। वहां पर जिस तरीके से जाखड़ उभरते हैं और जिस तरीके से कैप्टन अडिग रहते हैं, वहां भी आप कह सकते हैं उम्र का फर्क है या फिर गवर्नेंस के तौर तरीकों का फर्क है। इन दोनों जगहों पर ध्यान दीजिए तो बीजेपी कहीं नहीं है। जिक्र कांग्रेस का कांग्रेसी विधायकों को लेकर ही हो रहा है। और एक तीसरी परिस्थिति यह नजर आती है कि इस देश के भीतर में जिन जिन मुद्दों को राष्ट्रीय तौर पर राहुल गांधी उभारते हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर उनके अपने राज्य के भीतर कोई हरकत क्यों नहीं होती है। आज इस बात की जरूरत इसलिए है क्योंककि लोकसभा में कांग्रेस की ऐसी स्थिति ना तो इमरजेंसी के वक्त हुई थी। इमरजेंसी में भी कांग्रेस को 1977 में कांग्रेस को 153 जीत मिली थी 153 सीटों पर और 34% वोट भी मिले थे। याद कीजिए बफोर्स के बाद जब इलेक्शन हुआ 1989 में 197 सीट कांग्रेस को मिली थी और वहां भी 39% वोट उसके पास था। उसके बाद इस देश ने अयोध्या देखा, आरक्षण देखा। इन तमाम परिस्थितियों के बीच भी कभी भी 100 के नीचे कांग्रेस नहीं गई। उसके अपने परसेंटेज जो थे वह भी 25 के ऊपर ही रहे, लेकिन आज की तारीख में यह 19% पर आकर टिक गया। आज की स्थिति में यह 50 के इर्द गिर्द, एक वक्त 44 2014 में और आज की तारीख में 52 सांसदों की स्थिति। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जहां पर कांग्रेस को लेकर वाकई इस देश में कोई अलग लकीर खींचे। हम कुछ देर के लिए राजस्थान के झगड़े, पंजाब के झगड़े को थोड़ा सा अलग करते हैं और आपको एक सफर पर लिए चलते हैं। यह सफर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अडानी को लेकर राहुल गांधी ने जितना, अंबानीज और अडानी को लेकर जितना कुछ कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने नाम लेकर कहा। अगला सवाल आपके जहन में होगा, क्या इन लोगों का बिजनेस कांग्रेस शासित राज्यों में भी चल रहा है? कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ कांग्रेसी शासक ही उनसे समझौता कर रहे हैं या उनके चलने वाले प्रोजेक्ट जिन पर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस हमलावर हो जाती थी, या उन तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस हमलावर हो जाती थी, जब उसको जनता ने सत्ता दे दी तो उसने क्या किया? छत्तीसगढ़ के भीतर कोल से यूरिया प्लांट बनेगा, कोल से एसएनजी प्लांट बनेगा, कोल का थर्मल पावर जिस रूप में वहां पर क्रिएट किया जाएगा। जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड को अडानी ने खरीद लिया। ये सारी चीजें अडानी के प्रोजेक्ट हैं और वहां पर जो खादान से जुड़े हुए परिस्थितियां हैं उसमें वहां के आदिवासी मजदूर बहुत परेशान हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की कि अडानी, जो पूरी तरीके से कांग्रेस बार बार कहती है कि दरअसल उसका अपना नेटवर्थ इसलिए बढ़ रहा है, उसके अपनी पार्टी के साथ साथ पार्टी को जो मिलने वाला पैसा होता है, जो अडानी के जरिए जो मिलता है बीजेपी को, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस देश भर के भीतर में बहुत सस्ते दामों में खनिज संपदा की लूट सरकार करवा रही है, केंद्र सरकार, और वो अडानी को तमाम लाइसेंस देती चली जा रही है। तो कांग्रेस का काम क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजस्थान में 50,000 करोड़ का सबसे बड़ा सोलर
पावर प्लांट लगाने की दिशा में अडानी के साथ ही राजस्थान की सरकार लग गई। पंजाब के भीतर में भटिंडा में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट और मोगा में तो अनाज भंडारण के लिए वहां पर जो बन रही हैं, जो भी गोडाउन्स बन रहे हैं, वह भी अडानी के ही हैं। यानी किसान जिस भंडारण का विरोध कर रहे हैं और अडानी का विरोध कर रहे हैं तमाम जगहों पर, उन जगहों को लेकर जहां भंडारण बन रहा है उसमें एक पंजाब भी आता है, लेकिन वहां की सरकार नहीं मूव करेगी, वहां की सरकार विरोध नहीं करेगी। अगर यह स्थिति है तो इसके बाद आइए झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर समर्थन खींच ले तो ये दोनों सरकारें गिर जाएगी। लेकिन हर कोई जानता है कि झारखंड के गोड्डा में जो पावर प्लांट बन रहा है जिसके जरिए बांग्लादेश को बिजली जाएगी, वो इस देश के लिए भी बिजली नहीं बन रही है, वो बांग्लादेश के लिए बन रही है। और वहां पर गोड्डा के ट्राइबल्स को, जो संथाल परगना का इलाका है, वहां पर जो ट्राइबल से जबरदस्ती जमीन ली गई, कुछ को बहुत बड़ी तादाद में मुआवजा दिया गया, लेकिन जिस दबाव के साथ और जिस तरीके से जोर जबरदस्ती के साथ जमीन ली गई, यह भी छुपा हुआ नहीं है, यह तमाम रिपोर्ट्स आई है। लेकिन उसके बावजूद भी उसी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो ट्राइबल्स की सरकार खुद को कहती है, वह भी आज की तारीख में अडानी को लेकर कोई उंगली नहीं उठा सकती है, जबकि केंद्र आते आते राहुल गांधी अडानी का विरोध करते हैं। वहां पर स्थिति के आगे जैसे ही महाराष्ट्र जाइएगा तो महाराष्ट्र के थिरोरा में भी पावर प्लांट बन रहा है और दुनिया भर की योजनाएं वहां पर भी अडानी की मौजूद है। एक सवाल किसी के भी जहन में आएगा, किसी भी कॉरपोरेट के पास जब पूंजी सरकार के साथ समझौता करने के साथ बनती है और बढ़ती है, तब वह उस पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी तादाद में फाइनेंस करता है। और ध्यान दीजिए, 2014 का लोकसभा चुनाव या फिर राज्यों के चुनाव या 2019 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस से हटकर बीजेपी के पास जो भी कॉरपोरेट की फंडिंग हुई, वह कांग्रेस की तुलना में कई सौ गुना ज्यादा थी। इसका मतलब है कि कॉरपोरेट भी समझती रही कि दरअसल कांग्रेस को फंड करने से कोई फायदा नहीं है। यहां पर एक सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए कि दरअसल जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी कॉरपोरेट फंडिंग क्यों नहीं करती है कांग्रेस को, जबकि दूसरे राज्य, जहां पर आंध्र प्रदेश का आप जिक्र कर लीजिए, जहां पर रेड्डी है, जो आप ममता बनर्जी का जिक्र कर लीजिए पश्चिम बंगाल में, उसके पास भी कॉरपोरेट की फंडिंग चली जाती है। हम उसके आंकड़ों पर आए, लेकिन जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कांग्रेस ने अपने तौर पर इस देश में बीजेपी से कैसी लड़ाई लड़ी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से इस देश के पूरे लोकतांत्रिक और फेडरलिज्म और तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के मार्फत जो डेमोक्रेसी की परिभाषा थी, जब उसे ही बदल डाला, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही थी और कांग्रेस कैसे लड़ाई लड़ेगी? वह तो अपनी लड़ाई में हर राज्य में उलझती चली जा रही है। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद कीजिए, जस्टिस लोया की जो भी मौत जिस संदेहास्पद स्थिति में हुई, उसको लेकर कांग्रेस ने कितना हंगामा किया था और बताया था किस तरीके से गुजरात में क्या हुआ था और उसके बाद यह पूरा मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट, इस पूरे मामले में कौन फंसा हुआ था। और जस्टिस लोया का मामला महाराष्ट्र का है। आखिरी बार जो शब्द आए थे वह उस वक्त अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, आज की तारीख में तो उनको हटा दिया गया, उनके ऊपर खुद के केस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी बार कहा था हम चाहेंगे तो जस्टिस लोया की फाइल भी खोल सकते हैं। यह जस्टिस लोया शब्द कहीं ना कहीं बीजेपी को बेचैन कर सकता है, केंद्र सरकार को बेचैन कर सकता है। लेकिन सवाल है कि आप ना तो फाइनेंस की पाइपलाइन को रोक सकते हैं, ना ही उन मुद्दों की फाइल दोबारा खोलते हैं जिन फाइल्स को लेकर आप अपने राज्य की सत्ता को भी चला रहे हैं। तो आपकी महत्ता क्या है? कोई ऐसा काम भी नहीं किया गया डेवलपमेंट को लेकर इन तमाम राज्यों में जहां पर पीठ ठोकी जाए कि कांग्रेस के पास कोई एक वैकल्पिक सोच है। उसके राज्यों में वाकई कुछ ऐसा काम होता है जो कि बीजेपी के राज्यों में काम नहीं होता है। यह भी कोई सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है कि यह भी समझना चाहिए कि कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में जो भी फाइनेंस हुआ, कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग 2014 से ठीक पहले और 2019 के इलेक्शन के ठीक पहले तक की स्थिति में आइएगा तो बीजेपी को 2319 करोड़ यह बीजेपी के पास कॉरपोरेट फंडिंग का पैसा आया और कांग्रेस के पास सिर्फ 376 करोड़ रुपए। यह एक स्थिति है कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग की। लेकिन जब इसके अलावे अब जैसे यूपी का इलेक्शन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने खड़ा है, बीजेपी स्ट्रेटजी बना रही है, लेकिन फिर सवाल यह निकल कर आएगा, पैसा तो चाहिए इस लोकतंत्र के भीतर चुनाव लड़ने के लिए।
हमें लगता है इस स्थिति को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2019 का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए जो पैसा कलेक्शन किया गया बीजेपी के जरिए और कांग्रेस के जरिए, उसके अंतर को समझिए। बीजेपी ने 4057 करोड़ रुपया सिर्फ यूपी के भीतर से जमा किया, कांग्रेस के पास 1167 करोड़ रुपया है। बीजेपी ने जो खर्च किया वह 1141 करोड़ रुपए खर्च किए, कांग्रेस ने खर्च 626 करोड़ रुपए किया। हम इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पैसे की जरूरत अगर होगी तो आपको इस देश के भीतर में नए कॉरपोरेट्स को डेवलप करना होगा जिन जगहों पर आपकी सत्ता है। क्या ऐसा महाराष्ट्र में हुआ? कांग्रेस ने इस बात के लिए कोई काम किया? क्या ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ? क्या ऐसा पंजाब में हुआ? क्या ऐसा राजस्थान में हुआ? क्या ऐसा झारखंड में हुआ? कांग्रेस कहती है हम सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, हमारी सत्ता तो है नहीं, हम नहीं चलाते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उस संसदीय राजनीति के ताने बाने को नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं छत्रप की स्थिति में नहीं है, वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। आज भी राष्ट्रीय तौर पर उसकी जो वोटिंग की तादाद है वो 19% है। एक वक्त 60% तक थी, उसके बाद 50% तक आई, फिर निकलते निकलते 30-40% पर आके टिक गई और 25% के ऊपर हमेशा से रही। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस के भीतर जिन स्थितियों को अपने ही राज्यों में संभाल कर मैसेज राष्ट्रीय तौर पर देना है, उसको भी कांग्रेस अगर नहीं कर पाई तो फिर से आपके जहन में आएगा क्या होगा राजस्थान के भीतर में। क्या वाकई सचिन पायलट को कुछ मिलेगा, या उनके लोग अब ऐसी स्थिति में आ गए कि हमको मंत्री पद दे दीजिए, यानी जिस मंत्री पद को छोड़कर एक विकल्प का रास्ता बनाने की दिशा में सचिन पायलट बढ़े और उनके साथ नेता बढ़े। आज की तारीख में सबके सामने कांग्रेस की ही दीवार आकर खड़ी हो गई है, तो उनके सामने रास्ता है किसी तरीके से मंत्री पद पा जाए। मंत्री पद का मतलब क्या होता है? कुछ पावर, कुछ पैसा, इससे हटकर कुछ नहीं होता है। कुछ पावर और कुछ पैसा, यह किसी राज्य में कोई राज्य सरकार भी अगर पैदा ना कर पाए अपने पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएस को खुश करने के लिए, तो इसका मतलब है उसकी गवर्नेंस में बड़ा भारी छेद है, या फिर वो चीजें सिमट रही है। क्योंकि गहलोत की सियासत एक दिशा में जाती है, वो बार बार निशाने पर उस आरएसएस और उस बीजेपी को लेते हैं जो कि पारंपरिक तौर पर एक जमाने में कांग्रेस के खिलाफ की सोच के साथ वो खड़ी रहती थी। आज की तारीख में गवर्नेंस मैटर करती है, और गहलोत दरअसल उन राजस्थान के भीतर में शायद जिन कैपिटलिस्टों के पास पैसा होगा उनके जरिए कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग होती होगी, इससे भी इनकार नहीं है। यही काम कुछ कुछ पंजाब से होता होगा, बहुत कुछ छत्तीसगढ़ से होता होगा, इससे भी इनकार नहीं है। इससे कुछ पैसा हो सकता है कि महाराष्ट्र से आता हो, कुछ पैसा झारखंड से भी आ जाता होगा, इससे भी इनकार नहीं होगा। लेकिन सिर्फ पैसे के भरोसे चीजें कैसे चल पाएगी, और पॉलिटिक्स अगर पैसे के आसरे चलती तो फिर अडानी और अंबानी को आने वाले वक्त में इस देश के भीतर में सत्ता करते हुए डायरेक्ट आप कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि जब उनके पास पूंजी होगी तो वो डायरेक्ट इस देश में शासन अपने हाथ में ले लेंगे। आप कहेंगे नहीं चलेगा, इससे पहले भी नहीं चला है। राजनीति एक अलग तौर तरीके हैं, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था ही कुछ उस दिशा में चल पड़ी हो जहां पर इस देश के लोगों की मांग हो कि दरअसल रोजगार दे दीजिए, इंडस्ट्रीज चालू कीजिए जहां पर वर्कर्स काम करने जाएं, इस देश के भीतर में कुछ कमाई हो जिससे लोग कुछ खरीदने की स्थिति में आए, यानी जब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही डगमग हो चला होगा, तो ऐसे में जाहिर है वही कॉरपोरेट अगर अपने आप को पॉलिटिकल वे में देखने लगे और नहीं देखेगा तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पपेट बना लेगा और अपने पपेट बना के उसके जरिए काम करेगा, काम निकालेगा। यह एक दूसरी स्थिति है। यह स्थिति इस देश के भीतर में चल रही है, इससे इनकार नहीं है। इस देश के पार्लियामेंट के भीतर में बैठे हुए तकरीबन 90 सांसद, जो राज्यसभा और लोकसभा के भीतर दोनों को मिलाएगा तो 90 सांसद ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात इस देश के कॉरपोरेट घरानों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। कोई एक्स के साथ है, कोई वाई के साथ है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और पार्लियामेंट के भीतर उठने वाले सवाल भी जो होते हैं वह इन्हीं कॉरपोरेट का हित साधने के लिए वह क्वेश्चन आवर में सवाल गाहे बगाहे उठाते हैं जिसके जरिए उनका हित साधा जा सके।
और जो भी स्टैंडिंग कमेटी बनती है उसमें जिन मुद्दों पर लगातार चर्चा होती है और जब उसकी पूरी रिपोर्ट निकल कर आती है तो बार बार पता चलता है वो कैसे कॉरपोरेट को लाभ दे रही है, इस देश की जनता को लाभ नहीं दे पा रही है। तो क्या कांग्रेस की यह ट्रेनिंग हो पाई, या कांग्रेस अभी भी यह मानकर चल रही है कि वह इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है? वैचारिक तौर पर भारत कांग्रेसी है। वैचारिक सोच और विचारधारा के तहत लोग आज नहीं कल कांग्रेस के पास खुद ब खुद आ जाएंगे। कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके पास सेवा दल नाम की एक चीज है, उसके पास यूथ कांग्रेस है, उसके पास राष्ट्रीय महिला कांग्रेस है, उसके पास इंटक जैसी यूनिट है ट्रेड यूनियन की, उसके पास एनएसयूआई है जो युवाओं का है। लेकिन जब इतना बड़ा कैडर इतने ऑर्गेनाइजेशन के साथ है तो वो सारा ठप क्यों है? ध्यान दीजिए, यूथ कांग्रेस एक ही टारगेट था कोविड के दौर में, जो बीवी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने उस टारगेट को पकड़ा और झटके में उससे प्रभावित कांग्रेस हो गई और उनको महत्व वाले स्थान उसने देना शुरू कर दिया। इसका दूसरा रूप देखिए, एक G23 बना जो कांग्रेस के भीतर कांग्रेस को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था। और वो कहां पर जाता है? लेटर लिखता है कांग्रेस अध्यक्ष को, वह उसी दरवाजे पर गांधी फैमिली के जाता है। यानी कहीं अगर आप जनता के बीच नहीं जा पाते हैं और जनता के बीच से कांग्रेस को जीवित नहीं करेंगे तो फिर राहुल गांधी को इस बात को महसूस करना ही पड़ता है कि दरअसल हम ही तो हैं अकेले जो विरोध कर रहे हैं। हम ही तो जनता के पास जाते हैं जहां पर जीएसटी को गब्बर टैक्स बता देते हैं। हम ही तो जानते हैं जहां देश के प्रधानमंत्री को चोर करार देने से भी हम हिचकते नहीं हैं। हम ही तो जाते हैं जहां पर बोलते हैं नोटबंदी सबसे बड़ा फ्रॉड था। बाकी लोग कहां हैं कांग्रेसी जो कांग्रेस को जीवित रखना चाहते हैं? यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि वह कांग्रेसी जब तक जनता से संवाद नहीं बनाएंगे, और अगर सचिन पायलट की स्थिति भी आज ये हो गई है तो सचिन पायलट को भी गहलोत से हटकर, क्योंकि गहलोत और दिल्ली के भीतर जो संपर्क है उसके कई ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्र को साध पाने की स्थिति में कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन उसको क्यों काटा जाए? उस पाइपलाइन को क्यों काटा जाए जहां से रसद दिल्ली को आ रही है, तमाम सुविधाएं दिल्ली को आ रही है, उस पाइपलाइन को क्यों काटा जाए? बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में क्यों कोई कांग्रेसी नहीं आ पाता है जहां पर कांग्रेस को जीवित किया जाए? और कांग्रेस के भीतर यह एहसास हो, बीवी श्रीनिवास को कोविड से पहले कौन जानता था? उस महामारी के दौर में उन्होंने जिस तरीके से जो काम किया, जो सेवा भाव दिखाया, और जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि वो शहरी लोगों के लिए था, वो ट्विटर हैंडल पे रेंग रहा था, वो भारत के ग्रामीण हिस्सों में नहीं जा पा रहे थे और ग्रामीण हिस्सों से उनकी कोई संपर्क भी नहीं था, ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सीमित क्षेत्र में एक टारगेट लेकर अगर चल रहे थे तो इस टारगेट की दिशा में इस देश की एनएसयूआई कितनी सक्रिय हुई, सेवा दल कितना सक्रिय हुआ? क्या उसके किसी पदाधिकारी का भी आप नाम जानते हैं? और सब कुछ ना चाहते हुए भी इसलिए गांधी फैमिली पर जाकर टिक जाता है क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक ऐसी कॉरपोरेट सत्ता के तौर पर उसको महसूस इस देश में करा दिया गया जहां जो भी जुड़ता था वो काम नहीं करता था, वो कमाने आता था। और यहां पर आकर इसके नीचे खड़े होकर उसको कुछ लाभ मिल जाता था, वो उस लाभ को उठा के चला जाता था। इस बात का एहसास राहुल गांधी में नहीं होगा, हमें लगता है ऐसा भी नहीं है। शायद इसीलिए वह उस बैगेज को लेकर चल रहे हैं जिस बैगेज के भीतर में करप्शन है, जिस बैगेज के भीतर में नेताओं का काम नहीं करना है, जिस बैगेज के भीतर में कांग्रेसी होना ही अपने आप में गांधी फैमिली के इर्द गिर्द घूमते रहने की परिस्थितियों में, और जो घूमता है उसको उसी एवज में चीजें मिल जाती है क्योंकि सारा संवाद गांधी फैमिली हो गई। गांधी फैमिली ही इन नेताओं के लिए जनता भी है और गांधी फैमिली इन नेताओं के लिए राजा और किंग भी है। तो आप क्या करेंगे? सवाल पहली बार यह है कि राज्यों में कोई नए प्रयोग क्यों नहीं हुए? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह से हटकर अगर बघेल की सरकार है तो उन्होंने क्या काम किया जो कि एक नई लकीर के साथ संदेश पूरे देश में दे देता? प्रचार प्रसार पे जो खर्च है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पंजाब की कैप्टन सरकार ने अकाली सरकार से हटकर वो कौन सा काम किया जो उनको पहचान दे दे राष्ट्रीय तौर पर कि हमने ये सोचा? और जो गांधी फैमिली या राहुल गांधी जिन सवालों को उठाते रहते हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे मजदूरी से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे कॉरपोरेट से जुड़ा मुद्दा हो, क्या कोई लकीर ये महाराष्ट्र में भी खींची गई जहां पर शिवसेना, जो कि वैचारिक तौर पर भी डिफरेंस है, यानी विचारधारा भी गवाई और दूसरी तरफ सत्ता भी नहीं भोग पा रहे हैं,
झारखंड में ऐसी कौन सी परिस्थिति कांग्रेस के साथ आ गई है जिससे उसको लाभ मिल रहा हो? यानी 3 मंत्र जो थे, ये 3 मंत्र अगर नेशनल लेवल पे फेल हो गए तो अगली लड़ाई शुरू हो जाती है राज्यों में। और इसी लड़ाई के कटघरे में और इसी लड़ाई के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं सिद्धू भी और फंस चुके हैं सचिन पायलट भी। इनके सामने कोई विजन काम नहीं कर पा रहा है कि रास्ता कैसे निकालें, क्योंकि इनकी दृष्टि उसी सत्ता पे है जिस सत्ता को एक दूसरा कांग्रेसी संभाले हुए है। कैसे रास्ता निकलेगा? अपने लोग का मतलब यह होता है कि हम आपको कुछ लाभ दिला देंगे, यानी बड़ी लकीर फिर कोई खींच पाने की स्थिति में नहीं है, कोई सीधे चैलेंज करने की स्थिति में इसलिए बीजेपी को नहीं आ पाता है। और बार बार यह मैसेज बीजेपी के भीतर से ही निकल कर जाता है, इसको आज नहीं कल हम अपने साथ खड़ा कर लेंगे। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि कांग्रेस, सवाल यह नहीं है कि बड़े बुजुर्ग और युवाओं में कोई तालमेल बैठाना है, सवाल यह भी नहीं है कि गांधी फैमिली को बहुत सक्रिय हो जाना है, सवाल सिर्फ एक ही है। यह सवाल बहुत साफ है कि आपके पास जब भी अधिकार होगा, जब मुख्यमंत्री कांग्रेसी होगा, जब पार्लियामेंट के भीतर कोई एमपी कांग्रेसी होगा, विधानसभा के भीतर कोई एमएलए कांग्रेसी होगा, पंचायत के भीतर कोई कांग्रेसी होगा, तो उसको वो कौन सी धारा को किस रूप में इंप्लीमेंट करना है, जहां पर उसके पास इंप्लीमेंट यानी लागू करा पाने के पावर है, यही चीज गायब हो गई है। और उसी मशक्कत से चल रहे हैं। सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बीजेपी में चले गए तो वहां भी हो सकता है वही काम करेंगे जो कांग्रेस के भीतर रहकर कर रहे थे। जितिन प्रसाद भी वही काम करेंगे। विचारधारा जब खत्म हुई तो देखिए किस रूप में प्रियंका चतुर्वेदी तो शिवसेना में चली गई, उससे तो धारा कभी नहीं मिलती थी कांग्रेस की, लेकिन वो वहां पर चली गई और कांग्रेस शिवसेना के साथ खड़ी है। ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती हैं? ये परिस्थिति बतलाती है कि हमको किसी भी हालत में बीजेपी के विरोध के साथ वाले तत्वों में खड़े रहना है। लेकिन सवाल पहली बार यह है इस देश के भीतर में जब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस जागृत तो हो, कांग्रेस सक्रिय तो हो, कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसे डिसीजन तो लिए जाएं जो कि इंप्लीमेंटेशन के नजरिए से नजर आएं। क्या इन तीनों राज्यों में और बाकी 2 राज्यों में जहां पर कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, 100 दिनों के अल्टीमेटम में जो भी आपकी लाइन है, क्यों भाई अडानी को क्यों पैसा दिया जा रहा है इन राज्यों से? क्यों वो पुराने केसेस की फाइल नहीं खोली जा रही है जिसमें बीजेपी कटघरे में हो जाए? 100 दिन का चक्कर है, 100 दिन के भीतर में चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए, नेशनल लेवल पे झटके में बीजेपी कटघरे में आकर खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस खुद ब खुद सक्रिय हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम बने रहें और सत्ता हमारे अनुकूल रहे। हमारा पहला तंत्र यही है कि जितना मैक्सिमम हो सके उस राज्य की सत्ता पर काबिज रहते हुए पैसा की उगाही किस रूप में कैसे कर ले और उसको पाइपलाइन के जरिए दिल्ली की अपनी लीडरशिप को कैसे सप्लाई करें या कांग्रेस को कैसे जिलाए रखें, इसी दिशा में चीजें चलती चली जाती है और चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और सचिन पायलट 48 घंटे से अगर दिल्ली में है तो क्या कोई कह सकता है कि उनकी क्या महत्ता है? सिद्धू यहां से घूम कर चले गए, पंजाब को लेकर एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी का क्या महत्व है, क्या कोई बता सकता है? इस मामले में ट्राइबल्स को लेकर बघेल की थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, उन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन सवाल फिर वही है, वहां पर भी माइनिंग के क्षेत्र में अडानी ही है और आदिवासी जो वहां के हैं उन्हें भी संकट, और उन्होंने विरोध प्रदर्शन तक किया, लेकिन साथ उनका भी वहां की कांग्रेस सत्ता ने नहीं दिया। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा राजनीतिक तौर तरीकों को दिखलाते हैं, बतलाते हैं और इस बात का एहसास कराते हैं कि कुछ देर के लिए भूल जाइए कि 1885 में कांग्रेस बनी थी, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि इसको स्थापना करने वाले कितने महान लोग थे, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आजादी के संघर्ष में कांग्रेस का मतलब क्या था, कुछ देर के लिए भूल जाइए नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी को कुछ देर के लिए भूल जाइए, कुछ देर के लिए तैयार कीजिए कि मौजूदा कांग्रेस को कैसे संभालना है, किस रूप में संभालना है। इतना बड़ा कैडर है और किसी के पास कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है, यह कैसे संभव है? हमें लगता है ये तो एक वक्त काटने और वक्त शायर करने का जिक्र हो रहा है। और अगर 2024 में बीजेपी फिर जीत गई तो कितने सांसद हैं और कितने संघर्ष करने वाले नेता हैं जिनकी उम्र 50-60 पार हो जाएगी। तो जिंदगी के कितने बरस उन्होंने किस रूप में गंवाए यह भी सोचिए, और इस दौर में इस देश ने क्या कुछ गंवाया सिर्फ सोचिए नहीं, कांग्रेस तो इस पर इंप्लीमेंट करने की स्थिति में आ सकती है, चीजों को संभाल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।